जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे और विभिन्न मिट्टियों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा हम लोग थ्योरी कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, ठीक है, किसी भी द्वारा एग्जाम हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है, तो यह सब तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश की मिट्टी अकार्बनिक कणों और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर ढीली सतह वाली सामग्री से मिल करके यहाँ पर बनी है, जो अधिकांशतः भूमि को कवर करती है। और आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो यूपी में ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। बाकी यहाँ पर यह वाला देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 3 उपशीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि यूपी की मिट्टी है तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहला भाग है जिसको कहा जाएगा भाबर और तराई के क्षेत्र की मिट्टी। अब भाबर क्या है, तराई क्या है, अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो हमने आपको बताया है भाबर क्या है, तराई क्या है, आज भी बताएंगे। दूसरा कह रहा है अनुवांशिक या फिर मैदानी मिट्टी, या फिर कह सकते हैं मध्य भाग की गंगा वाली मिट्टी, ठीक है। तीसरा है दक्षिण पठार की मिट्टी। तो यही सब है, इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आपके सामने एक मैप हम लगा रहे हैं, मैप देख करके आप यहाँ पर कुछ यदि आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। यह पूरा का पूरा किसका मैप है, अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर आप यूपी का मैप आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आपको मैप में दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से पट्टी खींची गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो यह दिख रहा है इस तरह किया हुआ, यह है भाबर तथा तराई का प्रदेश। प्रदेश कहें या फिर मिट्टी भी यहाँ पर कह सकते हैं। भाबर का क्या होता है, भाबर मतलब हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ पहाड़ों से निकल करके आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को लेकर के आती हैं। पत्थर के टुकड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो इस वाले टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर का क्षेत्र। भाबर यानी कि बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के होंगे, वहाँ पर कुछ भी उगने वाला नहीं है। बड़े बड़े पेड़ वगैरह उग जाए तो सही है, बाकी कोई भी फसल वगैरह यहाँ पर उगता नहीं है। फिर भाबर के नीचे वाली पट्टी के भाग को हम लोग कहते हैं तराई का प्रदेश, ठीक है। तो तराई, भाबर ऊपर होता है, तराई नीचे होता है। तराई वाले में क्या है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा लगा होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर गन्ना बढ़िया होगा, धान बढ़िया होगा, ठीक है। तो यह सब हो गया क्या, भाबर और तराई का प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे, यह वाला भाग जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भाग को कवर करता है, यह वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं गंगा यमुना का मैदान या फिर गंगा यमुना का दोआब। क्योंकि इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो गंगा नदी इस बीच से बहती हुई जाएगी, ठीक है, और फिर गंगा नदी तो और इधर से आएगी थोड़ा, ठीक है। तो इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यमुना नदी भी बहती हुई आती है, ठीक है। गंगा नदी मान लीजिए यह गई, तो इसके पीछे से यहाँ पर सटी हुई यमुना आती है, यहाँ पर आकर प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। तो यह क्या है, गंगा यमुना। फिर इधर देखेंगे तो राम गंगा आएगी, इधर राप्ती निकल करके आएगी, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो पीलीभीत से निकल के चली आएगी गोमती नदी, ठीक, पीलीभीत से निकल के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो राप्ती हो गया, और भी बहुत सारी नदियाँ, यह सब क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना का दोआब। तो इधर की जो मिट्टियाँ हैं, यह मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें आलू, गेहूँ, धान, यह सब फसलें बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो बीच वाला यहाँ पर कौन सा भाग हो गया, गंगा और यमुना का दोआब। इसके बाद हम लोग नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो नदी में भी आपको यह मैप दिखाएंगे और एक एक नदी के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाएगा यह वाला क्षेत्र
जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण का पठारीय प्रदेश। इधर नमी की मात्रा कम रहती है और इधर की जो मिट्टियां हैं इस वाले क्षेत्र की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, यह जो दक्षिणी का पठारी प्रदेश है, इसमें क्या होता है कि इसमें फसलें अच्छी नहीं होती हैं। इधर जैसे आप दाल वाली फसल बो दें, चना बो दें, ठीक है, मोटी फसल बो दें, मोटा अनाज बो दें, और इसके अलावा कुछ इस प्रकार की इधर फसलें होती हैं जिसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहा जाता है। अभी लिखित में भी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो यह ऊपर का क्या हो गया, भाबर और तराई का प्रदेश, बीच का गंगा यमुना का दोआब या फिर गंगा यमुना का मैदान, और नीचे का हो गया पठारी प्रदेश। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला आता है भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है, सॉइल्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन, यानी कि भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाबर क्षेत्र की मिट्टी, तो इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उथली है। उथली मतलब उबड़ खाबड़ है। ठीक है, और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कृषि आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा कंकड़ीली है, पथरीली है, यहाँ पर कृषि नहीं हो सकता। केवल बड़े बड़े पेड़ इस प्रकार की मिट्टी को बनाए रख सकते हैं, यानी कि इधर जो यह भाबर वाला क्षेत्र है यहाँ पर केवल बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष जिनके जड़ें अंदर तक जाती हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं भाबर वाली क्षेत्र में। ठीक है, अगला पॉइंट है मिट्टी का निर्माण हिमालय के उतरती नदियों द्वारा होता है जो बदले में कंकड़ वाली मिट्टी के रूप में तलहटी के साथ अपना भार जमा करते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमते जाते हैं और भाबर के क्षेत्र का निर्माण होता है। और कह रहा है कि भाबर क्षेत्र लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा शिवालिक तलहटी के साथ चला आ रहा है। तो देखिए यहाँ से बात करेंगे तो कितना है, कितना किलोमीटर था, 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है पूरा इधर तक। इधर जाएंगे तो आपको पतला होता दिखेगा। फिर 8 से 16 किलोमीटर के बाद लगभग 30 किलोमीटर तक तराई वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, तो भाबर हो गया हमारा। तो यही मैप है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र लगभग भाबर का होता है। फिर इसके बाद तराई वाला क्षेत्र आता है, फिर इसके बाद ही गंगा यमुना का मैदान आने वाला है। ठीक है, देखिए अब आ गया तराई का क्षेत्र की मिट्टी, यानी कि जो भाबर वाला क्षेत्र है उसके बाद किसका नंबर आता है, किसकी लेयर आती है, तो आता है यहाँ पर तराई क्षेत्र की मिट्टी। कह रहा है कि तराई क्षेत्र की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन से भरपूर है जो इसे सभी प्रकार के पौधों और फसलों जैसी लंबी घास, गेहूं, चावल, जूट, गन्ना और वन आवरण के लिए उपयुक्त बनाती है। तो तराई वाले क्षेत्र में क्या है, इधर पानी और नमी एकदम भरपूर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे, हाथ जितना ऊंचा इससे भी लगभग 8-8, 16-16 फीट की घासें उगती हैं। और अब तो बहुत इसको साफ कर दिया गया है, मतलब काट करके पतला कर दिया गया है इधर खेती उती करने के लिए। ठीक है, बाकी इधर गेहूं हो गया, खासकर चावल, जूट, गन्ना, यह सब फसलें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होती हैं तराई वाले क्षेत्र में। तराई की मिट्टी को रेतीली मिट्टी की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसमें फास्फेट की कमी होती है और यह लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है। तराई 8 से 16 किलोमीटर, फिर लगभग यह 30 किलोमीटर चौड़ा, भाबर वाला 8 से 16 किलोमीटर, फिर उसके बाद तराई का रीजन लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा पूरा का पूरा चला जाता है। कह रहा है कि भाबर होगा यहाँ पर। ठीक है, भाबर क्षेत्र की भूमिगत धाराओं को फिर से उभरने से यह पेटी दलदली तराई बन जाती है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा लगेगा तो दलदली होगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी मिट्टी, यानी कि हमने देखिए यहाँ पर पढ़ लिया हमने भाबर वाला क्षेत्र, फिर यहाँ पर आ गया तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यह सब भाबर और तराई का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र।
अब गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर भी मिट्टियाँ को दो भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर आएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा, दो प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ठीक है। और मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सी प्रकार यहाँ पर हैं तो आपको बता दें, जो प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वह है बांगर और खादर, ठीक है। तो गंगा की जो मिट्टी है इसको दो प्रकार में बांटा गया है। बांगर, बांगर जो होती है कम उपजाऊ होती है, और दूसरा होता है खादर। तो इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। पहले गंगा के मैदान की मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विशाल गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा तलछटी निक्षेपों के कारण पाई जाती है, ठीक है। तो बड़े बड़े कंकड़ जो नदियों के द्वारा लाए गए थे वह पहले ही छट गए, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे कण बनते हैं बालू के या फिर मिट्टी के, वह नदियां आगे लाती हैं, और नदियों के द्वारा ही यहाँ पर यह तलछटी निक्षेपों के कारण यह मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा कह रहा है कि इसका विकास चतुर्धातु काल में हुआ था, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी बजरी और रेत के बड़े बड़े कणों और मिट्टी और घास के महीन कणों से मिल करके बनी होती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति गंगा के मैदान की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो गंगा और यमुना की मिट्टियाँ आती हैं इसे क्या कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बाकी इसको भी दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर, ठीक है। पेज नंबर 9 हमारा आता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ेंगे बांगर मिट्टी। बांगर, ठीक है, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो बांगर मिट्टी क्या है, यह कम उपजाऊ होती है, ठीक है। यह कम उपजाऊ होती है, और यह मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, ठीक है। तो गंगा नदी बहेगी तो इसके आसपास वाले जो क्षेत्र होंगे यहाँ पर तो बाढ़ लगभग हर सीजन में आता होगा, या फिर साल 2 साल में आ जाता होगा। तो बाढ़ जब आता है तो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टियाँ बहा करके लाती हैं वह बाढ़ वाले क्षेत्र में ही उगल देती हैं, ठीक है। लेकिन जो गंगा के मैदान से या फिर यमुना के मैदान से बहुत दूर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर कभी प्राचीन काल में या फिर बहुत साल पहले गंगा की मिट्टी पहुँची थी, लेकिन अब बाढ़ वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो मिट्टियाँ क्या है कि पुरानी हो चुकी है, ठीक है। मिट्टियाँ पुरानी हो चुकी है, तो पुरानी हो चुकी हैं तो उसे क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी। बांगर मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वह हो गया बांगर मिट्टी। और जहाँ पर हर साल गंगा का जो नदी है अपनी मिट्टियों को ला करके छोड़ देती है उधर, उसको खादर मिट्टी कहते हैं, और वह बहुत ही उपजाऊ होती है। तो बांगर मिट्टी क्या है, बजरी की उपस्थिति के कारण और कृषि में इसके नियमित उपयोग के कारण भी इस प्रकार की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ नहीं होती हैं, उपजाऊ होती हैं, यानी कि जो बांगर मिट्टी है यह कम उपजाऊ होती है, ठीक है। यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के परिपक्व और पुराना रूप है, जो कि गंगा के मैदान से काफ़ी दूर पाया जाता है। यह गंगा के मैदान के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है, और आमतौर पर बाढ़ मुक्त क्षेत्र, बाढ़ मुक्त यानी कि बहुत दूर, ठीक है, और यह ऊंचाई पर होता है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि बांगर मिट्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं खादर मिट्टी। देखिए खादर मिट्टी या फिर खादर सॉइल, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, और इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे रेतीली मिट्टी, रेतीली गाद, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, और यह बाढ़ वाले क्षेत्रों में होती हैं। यहाँ पर फसलें बहुत ही बढ़िया होती हैं। बांगर मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, और यह महीन हल्का भूरा या फिर झरझरा रंग के होती है, ठीक है। चूँकि इसमें कैल्शियम के चूनेदार जमा नहीं होते हैं और इसे अक्सर नवीनीकृत किया जाता रहता है, यह मिट्टी के रूप में व्यापक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह नए जलोढ़ और महीन दोनों से बना होता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, यानी कि लगभग यहाँ पर सभी तत्व जो कि फसल के लिए उपजाऊ होते हैं सभी यहाँ पर
पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं तो इनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइक अभी चल रहा है। बाकी जैसे यहाँ पर है प्रमुख मिट्टियाँ और स्थानीय नाम, और ठीक है, तो जैसे देखिए खादर मिट्टी है, तो खादर मिट्टी को क्या क्या नाम से जाना जाता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है। जैसे खादर मिट्टी यानी कि उपजाऊ वाली मिट्टी है, तो इसे हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, कछारी कहेंगे, दोमट मटियार कहेंगे, या फिर सिल्ट बलुआ मिट्टी इसको कहा जाता है। बाकी बांगर जो है यानी कि जो कम उपजाऊ है, इसको क्या क्या कहा जाएगा, पुरानी जलोढ़ कहा जाएगा, या फिर ऊपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट के नाम से इसको भी जाना जाता है। देखिए ऊसर भूमि, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, इसको भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अब आ गया तो इसका नाम जान लीजिए। इसको हम लोग रेह कहते हैं, बंजर तथा कल्लर मिट्टी कहते हैं। ऊसर खेत में यदि आप कभी गए हो, आपका खेत हो, तो आप देखेंगे उधर की जो मिट्टी रहती है वह लगभग सफ़ेद जैसी रहती है और उसमें कुछ भी उगता उगता नहीं है, एकदम बंजर रहती है। ठीक है, तो और पहले के ज़माने में क्या इसको करते थे, इससे शायद ले करके कपड़ा वपड़ा भी धोआ जाता था, कचारा जाता था। नेक्स्ट आता है बलुई मिट्टी, जिसे ऊंचे टीले बने होते हैं, इसको भूड़ मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी, काली मिट्टी को यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काली मिट्टी। ठीक है, तो इसको रेंगुर मिट्टी कहते हैं, करेला मिट्टी कहते हैं, या फिर कपासी मृदा कहते हैं। और काली मिट्टी में कपास की जो फसल है नंबर 1 की होती है, बढ़िया होती है। अगला आता है बुंदेलखंडीय मृदा, यानी कि बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, इधर की मिट्टी को हम लोग लाल मृदा कहेंगे, परवा कहेंगे। कहीं कहीं पर आपको परवा दिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर पड़वा, पैसिया वाला पड़वा नहीं, मिट्टी का नाम है यहाँ पर पड़वा। ठीक है, माड़ या फिर मार मृदा, राकड़ या फिर राकड़, और भोंडा मृदा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की मृदा को ऐसा कुछ कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए हमने तो भारत का मैप आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में हमने इधर क्या पढ़ लिया, इधर पढ़ लिया भाबर वाला मृदा, भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आया हमारा गंगा का, लेकिन जो ये नीचे वाला क्षेत्र बचता है इसे हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड या फिर बुंदेलखंड की मृदा, तो वही पढ़ना है हम लोग। जैसे दक्षिणी पठार बुंदेलखंड क्षेत्र में है, और मिट्टी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई थी, और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को बुंदेलखंड की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड कहाँ है, एक बार आप लोग यदि पहली बार देख रहे हैं तो देख लीजिए। बुंदेलखंड यहाँ पर किसको कहते हैं, यह वाला जो क्षेत्र आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र इसी को कहा जाता है, जिसमें झांसी, हमीरपुर, ठीक है, ललितपुर वगैरह आते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता है। यह गंगा के ठीक दक्षिण में स्थित है और राज्य के पूरे दक्षिण क्षेत्र में व्याप्त है। दक्षिणी पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां कुछ इस प्रकार से अगले पेज पर दर्शाई जा रही हैं। जैसे लाल मिट्टी, यह सब कहाँ पाई जाती हैं, आगे जो जो भी आएगा यह सब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यह सब मिट्टियाँ पाई जाती है। जैसे लाल मिट्टी बलुआ पत्थर की चट्टानों के अपक्षय से बना है, यानी कि जो उधर बलुआ मिट्टी की चट्टानें हैं उसके अपक्षय यानी कि क्षरण होने के पश्चात बना है। और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड यानी कि लाल, जब यहाँ पर बलुआ पत्थर है तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ पर लाल रंग होता है। और यह भी पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, बताइएगा आप कमेंट करके। कह रहा है कि लाल मिट्टी की मूल सामग्री क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानें हैं, जैसे एसिड हो गया, ग्रेनाइट, ठीक है, गनीस और क्वार्टजाइट मिट्टी मुख्य रूप से इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर और चंदौली दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है
यह मिट्टी बेतवा एवं धसान नदी के जल भराव क्षेत्र में ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती है। तो देखिए बेतवा और धसान नदी यह सब अभी बस इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे नदी वाला चैप्टर। तो इन सब नदियों का जिक्र होगा कि बेतवा नदी कहाँ से निकल करके आ रही है और कहाँ पर मिल रही है। फिलहाल के लिए यही जान लीजिए। देखिए काली मिट्टी और रेंगुर मिट्टी, यह सब मिट्टी कहाँ की है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की ही है। एक बार चेक कर ले वीडियो हमारा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो आराम से चल रहा है, 20 मिनट हो चुका है। देखिए काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी के बारे में जान लीजिए। काली मिट्टी यह जो है एक तरीके से जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था बहुत साल पहले, बहुत प्राचीन काल में, तो काली मिट्टी उसी की देन है। और यहाँ पर जो कपास की फसलें हैं, कपास की फसल बहुत ही बढ़िया होती है। और यह मिट्टी जो है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, ठीक है, यह भी भारत का मैप आ गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। इस मिट्टी की प्रकृति चिकनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैप लाते हैं, उस मैप के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर जैसे यह वाला क्षेत्र आएगा, देखिए काली और रेंगुर मिट्टी या कहाँ पर, जैसे मिर्जापुर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में मिर्जापुर, बांदा, महोबा, झांसी, ठीक है, सोनभद्र, यह सब वाले हिस्से में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी क्या होती है? प्रकृति में चिकनी होती है। इसे आमतौर पर माड़ और कबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माड़ नहीं बल्कि इसको क्या कहा जाता है? माड़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। और इस मिट्टी चूनेदार और उपजाऊ होती हैं। माड़ मिट्टी की तुलना में काबर मिट्टी कम पानी धारण करने वाली होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा भी मतलब पानी वाष्प बन के उड़ा या फिर जैसे ही सूखती है उसमें दरार इतने बड़े बड़े फट जाते हैं, आप देख करके लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप पूरे भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। फिर उसके बाद यह काली जो मिट्टी है इसी का हिस्सा आपको यहाँ पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर परवा मिट्टी। परवा मिट्टी या फिर इसको पड़वा भी कहते हैं, ठीक है, आपको कहीं कहीं पड़वा भी लिखा मिल जाएगा। तो पड़वा मिट्टी, यह मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी का हल्का लाल भूरा रंग है जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, ठीक है। यदि आप लिख नहीं पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना होगा। टेलीग्राम पर सर्च वाले ऑप्शन में जा करके जो चैनल का नाम है कन्हैया जीएस वर्ल्ड, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वही सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मिट्टी को पड़वा या फिर पड़गुआ, ठीक है, पड़गुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह हमीरपुर, जालौन तथा यमुना नदी के तटीय भागी में विशेष रूप से बीहड़ों में पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी उर्वरकों और सिंचाई के उचित उपायों के लिए अच्छी जो है प्रक्रिया देती है। और बाजरा जो कि खरीफ का फसल है और चना जो कि रबी का फसल है वो की यहाँ पर उत्कृष्ट पैदावार होती है। रबी का फसल यानी कि गेहूं के सीजन में जो बोया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, यह सब क्या है? रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसल तो चावल के सीजन में जो बोया जाता है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे चावल हो गया, ठीक है, उसके बाद बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, यह सब क्या है? खरीफ की फसलें होती हैं। तो पड़वा मिट्टी हमारा हो गया। अब यहाँ पर आता है मार या फिर माफ मिट्टी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए। यह रंग में काला है और काली या फिर रेंगुर मिट्टी की तरह प्रकृति में मोटे तौर पर चिकनी मिट्टी लेकिन उतनी उपजाऊ नहीं होती है। मिट्टी नमी और अत्यधिक प्रतिधारण है। इसके अलावा यहाँ पर जो राकड़ मिट्टी आता है, तो राकड़ मिट्टी या पहाड़ी राकड़ यानी कि राकड़, इसको ऐसे समझिए कंकड़, राकड़ कंकड़, तो यह कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में
ढाल के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी से ढके हुए क्षेत्र होते हैं पहाड़ी तथा पठारी की जो ढाल होते हैं। मिट्टी गहरी राकड़ और पतली राकड़ में विभाजित होती है। इस मिट्टी की उर्वरता की मिट जा भाई इस मिट्टी की उर्वरता को उर्वरकों के प्रयोगों से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम होती है, यदि आप बाहर से इसमें देंगे खाद पानी तो इसकी क्या है उर्वरक क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। और मिट्टी में तिल या फिर तिल, खनफ, चना, रबी जैसे फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं और यहाँ पर ठीक ठाक हो जाती हैं। यहाँ पर आता है आप देखेंगे मोंटा मिट्टी, ठीक है। तो मोंटा मिट्टी, मोंटा मोंटा मोटा, ठीक है। तो यह क्या है, यह देखने में लगभग लाल कलर की होती हैं और इसमें मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया और इसके अलावा जो भी मोटे अनाज है यहाँ पर बढ़िया तरीके से उगाए जा सकते हैं। और यह कहाँ पर पाई जाती है, तो जो विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है यह मिट्टी, ठीक है। और खंडित कंकड़ है यानी कि कंकड़ीली मिट्टी यह भी है, लेकिन अपक्षय की धीमी प्रक्रिया के कारण कंकड़ महीन रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो मोंटा मिट्टी है यह भी शुरुआत में कंकड़ीली मिट्टी जैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर यह कंकड़ीली मिट्टी क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट गई है और यहाँ पर जो भी मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा, ज्वार वगैरह यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा अगला आता है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मृदा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। तो क्या मिट्टियों के भी पैर होते हैं? नहीं। अब हवा आई उड़ा ले गई, ठीक है, पानी बहा ले गई। इसके अलावा और भी तरीके से मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इसी से होता है मृदा अपरदन। जैसे वायु अपरदन, तो वायु अपरदन मुख्यतः आपको यूपी के जो पश्चिमी वाला भाग है यानी कि इधर जो आगरा, जालौन वगैरह वाला क्षेत्र है ना, आगरा वाला, ठीक है, इधर आपको देखने को मिलेगी मृदा अपरदन। जल अपरदन की बात करें तो यूपी के पूर्वी वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर गोरखपुर वगैरह हो गया और जो भी पूर्वी वाले क्षेत्र पड़ते हैं पूर्वोत्तर वाले, यहाँ पर आपको जल अपरदन देखने को मिलेगा, ठीक है। जल अपरदन कहाँ पर होता है? और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा अवनालिका अपरदन, ठीक है। अवनालिका अपरदन या फिर रिले अपरदन, यदि आपने आरओ का पेपर दिया होगा जो कि लीक हो गया था, तो इसमें अवनालिका और रिले अपरदन से संबंधित क्वेश्चन आया था। आपको क्रम सजाना था कि कौन मिट्टी ज़्यादा नुकसान करता है किस अपरदन के कारण। अवनालिका अपरदन हो गया, तो अवनालिका अपरदन कहाँ पर पाया जाता है? अवनालिका अपरदन आपको पाया जाता है जो चंबल वाला एरिया है, ठीक है, चंबल का जल अधिग्रहण, नदी अधिग्रहण क्षेत्र वाला एरिया है, यहाँ पर पाया जाता है। और इससे प्रभावित जिले कौन सा है? ठीक है, इटावा हो गया, खासकर इटावा बहुत ज़्यादा प्रभावित जिला है। इसके अलावा जालौन हो गया, ठीक है। और इसके आसपास के जो जिले हैं अवनालिका अपरदन से प्रभावित हैं। और अवनालिका अपरदन के कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण होता है, ठीक है। चंबल का डाकू बीहड़ वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो अवनालिका अपरदन काफ़ी खतरनाक होता है। यह इटावा, जालौन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, आगरा वगैरह, ठीक है, आगरा भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसी के कारण बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रिले अपरदन। रिले अपरदन कहाँ पर पाया जाता है? तो रिले अपरदन जो दक्षिणी क्षेत्र है यूपी का, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको रिले अपरदन देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो रिले अपरदन दक्षिणी वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ की है, ठीक है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा, सबसे अधिक क्षारीय मृदा किस जिले की है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या उत्तर देंगे? रायबरेली, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रायबरेली। जो रायबरेली है, बरेली, यहाँ की मृदा सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति की होती है। अब तो यह तो हो गया मृदा वाला भाग, बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं।
और कम समय में अधिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न एक प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। देखिए यूपी पीएससी यहाँ पर जे 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखिए जलोढ़ मध्य वाले क्षेत्र में पड़ेगा, और यहाँ पर करेल विंध्य क्षेत्र में भी नहीं पड़ेगा। तो जो बुंदेलखंड में है यहाँ पर क्या है, काली कपासी मिट्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए भाबर तो अब तो याद ही हो गया, भाबर यानी कि नदियों से आया हुआ जल बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के आता है और जहाँ पर उगिल देता है, जहाँ पर छोड़ देता है, उसी वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भाबर मतलब कंकड़ीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, और अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बुंदेलखंड वाला जिला छाटिए, ऑप्शन लगाइए। सीतापुर बाराबंकी नहीं होगा, सीतापुर मैनपुरी यो नहीं होगा, आगरा मथुरा नहीं होगा, ठीक है। क्या आया है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी, ठीक है। तो लाल मिट्टी हमने बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में पढ़ाया है, बताया है। तो क्या हो जाएगा, झांसी से लेकर के आप पतली पट्टी मिर्जापुर तक जाएंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा लाल मिट्टी वाली मृदा। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लवण प्रभावित यानी कि क्षारीय मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है, ठीक है। तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, चित्रकूट। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती है लवण प्रभावित यहाँ पर मृदा, ठीक है। तो यह वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र यानी कि शस्य जलवायु यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यह भी RO वाले पेपर में कथन निष्कर्ष में करके आया था कि यहाँ पर कितनी जलवायु क्षेत्रों की संख्या है यूपी में। तो यहाँ पर टोटल कितना जलवायु क्षेत्र है, तो 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आखिरी आता है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। तो देखिए पोटास की कमी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला क्षेत्र के जिले हैं, यहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है। अब पूर्वी आप पहचाने लेंगे, गोंडा हो गया, पश्चिमी बलरामपुर तो पूर्वी है लेकिन उत्तरी में है, बहराइच नहीं होगा। यहाँ पर जौनपुर हो गया, ठीक है। जौनपुर के अलावा मऊ हो गया, मऊ के अलावा आजमगढ़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो मिट्टी है, इस मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यूपी का पूरा मिट्टी पढ़ लिया, और जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है। यूपी की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जब भी क्लास आएगा यूपी की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा होगा, हो सकता है 1-2 वीडियो में आए, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल के बगल में यहाँ पर सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इसको आपको क्लिक कर देना है और एक घंटे का निशान आएगा, इसको दबा करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। बाकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा PDF, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।